येस, व्हेरी गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. आवाज येते माझा क्लिअरली? येस, ठीक आहे. ॲज अ गिव्ह द हेडिंग स्टुडंट्स, आपण आधी काही डाऊट्स घेऊया जे तुमचे ग्रुपवर आलेले असतील. अँड देन वी विल डू द लास्ट 5-10% ऑफ द चॅप्टर, जो थोडासा उरलेला आहे तो. त्यात सगळ्यांच्या अगोदर आय वॉन्ट टू शो यू समथिंग. सी इट ऑन द स्क्रीन. आय विल शेअर द स्क्रीन नाव. I want to show you your syllabus, final examinations syllabus. That is your syllabus for NEET exam and JEE exam. And let us see how much we have covered in that so far in this chapter. This is a part of snapshot of JEE syllabus 2021. इस साल का JEE का जो syllabus था वो. उसमें एक काइनेमेटिक्स नाम के चैप्टर के नाम के अंदर ही वेक्टर घुसाया हुआ है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे एक साथ होते हैं. हम लोग जो होते हैं कोचिंग क्लासेस में जो होता है, आपको एक चैप्टर के छोटे छोटे चैप्टर्स करके उसको बहुत डिटेल में लिए जाते हैं. तो वेक्टर्स करके अपन ने एक अलग से पूरा चैप्टर किया. ये नोट नहीं करना है आपको, ये नोट नहीं करना है. ये पीडीएफ आपको मैंने पहले ग्रुप में सेंड करी है. आप लोगों के ग्रुप में आप मुझे याद दिले मांगिए, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा. ठीक है, पूरा फाइल, कंप्लीट फाइल, तीनों सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आ जाएगी. तो इसमें से ध्यान से देखिए, हमने जो हाईलाइटेड पार्ट उसमें से क्या किया. इंट्रोडक्शन, स्केलर्स क्या होता है एंड वेक्टर्स ये किया है. वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है. वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा है. जीरो वेक्टर हमने पढ़ा है, लेकिन उसके थोड़े डिटेल और मैं आज थोड़े से बताऊंगा. स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट हमने अच्छे से पढ़ा है, जिसको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. यूनिट वेक्टर भी हमने पढ़ा है, आई कैप, जे कैप, के कैप. और रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एक चीज है जो हम थोड़ा सा डिटेल में आज देखेंगे. एक्चुअली रिजोल्यूशन भी आपको पता है, बिना नाम बताए मैंने रिजोल्यूशन आपको बता चुका हूँ. बट आज थोड़ा और डिटेल थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको परफेक्टली क्लियर हो जाए. ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर आपने सिलेबस का कुछ रहा है क्या. हाँ जरूर, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए बताई जाती है, लेकिन कुछ कम नहीं बताया जाएगा. लेट्स डू द सेम थिंग फॉर नीट सिलेबस. Let me open up the NEET syllabus. इसमें भी चैप्टर का नाम एकदम सिमिलर टाइप से आया हुआ है. चैप्टर का नाम एकदम सिमिलर टाइप से आया हुआ है. अगले ही पेज पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको अगले ही पेज पे ले लेते हैं.
यस, दिस इज नीट 2020 सिलेबस। एक बड़ा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 100 पेजेस का। इस पे सिलेबस चालू होता है पेज नंबर 42 पे और उसके आगे डिटेल्स आते हैं। इसमें कहाँ कहाँ वर्ड वेक्टर दिख रहा है आपको देखिए। सबसे पहले मुझे ये वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज इसकी हमने बात की है। पोजीशन कैसे लेते हैं हमने देखा है, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में पोजीशन कैसे लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कल परसों भी क्वेश्चंस में किया था, फाइनल माइनस इनिशियल लेके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। जनरल वेक्टर्स मतलब वापस वो आई जे के टर्म्स में कोई भी वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसका नोटेशन कैसे लिखते हैं, बार करके लेंथ कैसे लिखते हैं, ये पहले दिन देखा है हमने सब। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स नाम की चीज मैं आपको बता दूंगा। चलो, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स एक सिंपल 2 मिनट की चीज है, उसको बता देंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, ये भी आपने इनडायरेक्टली देखा है। 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखा है। स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छे खासे डिटेल में हमने देखा हुआ है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आगे चैप्टर में आएगा, अभी हमें वेक्टर्स में वो करने की जरूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर्स वी हैव सीन, रिजोल्यूशन आज हम देख रहे हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट हमने अच्छे से देखा हुआ है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हमने देखे हैं, जिसके हम कल पी एक्स पी वाई पी जेड बोलते ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, उन्हीं को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर्स हमें देखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पूर्वा नाही, एरर मेजरमेंट चॅप्टर नाही आहे या संडेच्या टेस्टला, राईट? सो दॅट वी हॅव ऑलरेडी क्लॅरिफाईड, बिकॉज तो तुमच्या बॅच मध्ये पूर्ण झाला नाही ना, इट वॉज जस्ट स्टार्टेड, सिग्निफिकंट इट वॉज जस्ट स्टार्टेड, त्याच्यामुळे तो चॅप्टर सध्या या संडेच्या टेस्टला नाही राहणार. ओनली वेक्टर्स and units dimensions. Now let me open WhatsApp to talk about the doubts shared in that. Yeah, the syllabus will come to you. Syllabus आपको आ जाएगा, अभी सेंड कर देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन का मैं कुछ सॉल्यूशन लिख दूँ, तो फिर व्हाट्सएप पे आपको अभी सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे सिलेबस। Particle is moving along a circle with uniform speed 10 meter per second. At t equal to 0, the particle is moving along east direction. चलो सर्कल निकाल लेते हैं एक। ये एक सर्कल है, मान लो इसके ऊपर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर टाइम वो ईस्ट डायरेक्शन में पार्टिकल दिख रहा है। देखो पार्टिकल ऐसे मान लो ट्रैवल कर रहा है, तो हर पॉइंट पे उसकी जो टेंजेंट होती है उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड होती है स्टूडेंट्स। दिस इज अ फैक्ट फॉर सर्कुलर मोशन, है ना? कैसे आपको समझ आएगा, मान लो आपने ऐसे एक धागा आप इमेजिन कीजिए, एक स्ट्रिंग करके आप वर्ल कर रहे हो,
एक स्ट्रिंग आपने ऐसे ऐसे किया है कभी? कभी आपने बच्चों को देखा है, छोटे बच्चों को ऐसा स्ट्रिंग लेके ऐसा गोल 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 करते हैं, घुमाते हैं? तो अगर स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो उसके एंड पे जो पत्थर लगा हुआ होगा वो कहाँ जाएगा पता है? टेंजेंशियली फ्लाई होगा, राइट? टेंजेंशियली फ्लाई होगा, यस। सेंट्रीपेटल फोर्स कब रहता है? इफ इट इज रिवॉल्विंग इन द सर्कल। तो सेंट्रीपेटल फोर्स के भी हम इस साल पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन अभी के लिए जानना ये काफी है कि वेलोसिटी जो उसकी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन। अभी हमको क्वेश्चन में दिया है ईस्ट डायरेक्शन में उसकी वो मूव कर रहा है इनिशियली एट t0, मतलब एट इनिशियल टाइम। जब हमने टाइम गिनना शुरू किया, जब हमने घड़ी लगाई, मान लो स्टॉप वॉच लगाई, टाइम इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ लगा दिया, और पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी बोला है तो इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। चार सवाल पूछ के रखे। सबसे पहला सवाल, 1/4 रिवॉल्यूशन। समझते हो 1/4 रिवॉल्यूशन में पार्टिकल कहाँ जाएगा? 1/4 रिवॉल्यूशन में पार्टिकल यहां तक आएगा स्टूडेंट्स, यहां तक आएगा, ठीक है? हाफ रिवॉल्यूशन में पार्टिकल और आगे जाएगा, यहां तक आएगा। 3/4 रिवॉल्यूशन में पार्टिकल और आगे जाएगा, यहां तक आएगा। और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो वापस उसी जगह पे आ जाएगा, वापस उसी जगह पे आ जाएगा। डू यू अग्री स्टूडेंट्स? डू यू अग्री? ठीक है। अच्छा, क्या मैं वेलोसिटीज की डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए ऐसे नाम लूं स्टूडेंट्स? मान लो सबसे पहले ये वेलोसिटी v1 बार है, फिर ये वेलोसिटी v2 बार है, ये वेलोसिटी v3 बार है, और ये वेलोसिटी v4 बार है। ऐसे चार वेलोसिटी। सर अलग अलग नाम क्यों लिए? क्वेश्चन में तो बोला है कि स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड, तो स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन अलग है ना, तो वेलोसिटी अलग होगी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, जब डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी वो अलग अलग है, ठीक है? अलग अलग है। तो फर्स्ट सवाल में क्या है? 1/4 रिवॉल्यूशन जब होगा, मतलब पार्टिकल कहां से कहा जा रहा है? क्या मैं पॉइंट्स को भी नाम दे दूं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पॉइंट को नाम देता हूं, पॉइंट ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। तो ए बी सी डी पॉइंट। तो फर्स्ट में 1/4 रिवॉल्यूशन पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी v2 बार माइनस v1 बार। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। सेकेंड सब क्वेश्चन में, थर्ड सब क्वेश्चन में और फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या होगा? पार्टिकल सेकेंड में ए से सी तक जा रहा है, थर्ड में ए से डी तक जा रहा है, फोर्थ में पूरा घूम फिर के ए से वापस ए पे आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन ऑल थ्री सिचुएशंस का आंसर ऐसा लिखो स्टूडेंट्स, v3 बार माइनस v1 बार, अगले सिचुएशन में v4 बार माइनस v1 बार, और फाइनल सिचुएशन में वापस v1 बार माइनस v1 बार। Is it clear? Is it okay till this step students? Everyone yes, no? कभी भी चेंज इन वेलोसिटी पूछा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। कितने टाइम तक पूछा? तब तक की फाइनल माइनस इनिशियल। प्रतीक्षा कौन से स्टेप रिपीट चाहिए बताओ? विच स्टेप यू मीन टू आस्क? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही मैं यूज कर रहा हूँ बेटा। 1/4 रिवॉल्यूशन में पार्टिकल ए टू बी जा रहा है। 1/4 रिवॉल्यूशन म्हणजे काय होतं ना, पूर्ण सर्कलचा 1/4 पार्ट म्हणजे सर्कलचा पाव तुकडा। ओके, तर पहिला प्रश्न पाव तुकडा म्हणजे सर्कलच्या ए पॉइंट वरून बी पॉइंट वर जाणार, मग अर्धा रिव्होल्यूशन म्हणजे ए ते सी पर्यंत वरपर्यंत जाणार, 3/4 म्हणजे पाऊंड तुकडा म्हणजे ए ते डी पर्यंत जाणार, आणि एक पूर्ण सर्कल 1 रिव्होल्यूशन म्हणजे वापस घुमून फिरून ए पर येणार। तर चार पॉइंट एबीसीडी ची वेलोसिटी मी डायग्राम मध्ये दाखवली, v1 बार, v2 बार, v3 बार, v4 बार। ठीक आहे, यात सुरुवात झाली, स्टार्टिंग झाली आहे ए पॉइंट पासून। इथला वेळ 0 आहे, टाइम 0 म्हणजे इथून आपण स्टार्ट केलेला आहे। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दॅट इज इनिशियल पॉइंट, दॅट इज इनिशियल स्टार्ट तिथून झालाय, सुरुवात तिथून झालेली आहे। ठीक आहे, तर प्रत्येक वेळेस चेंज इन वेलोसिटी घेताना फाइनल माइनस इनिशियल मध्ये हा इनिशियल 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 इज सेम ना,
दिस इज द इनिशियल वेलॉसिटी. दिस इज इनिशियल वेलॉसिटी म्हणजे स्टार्टिंगची वेलॉसिटी v1 बार आहे. आता कळालं प्रतीक्षा? फायनल बदलत आहे का? बी पॉइंट वर v2 आहे, सी पॉइंट वर v3 आहे, डी पॉइंट वर v4 आहे. फायनल बदलत आहे, इनिशियल सगळ्यांची सेमच आहे v1 बार. अंडरस्टँड? अच्छा, आता चार पैकी कोणतं उत्तर सगळ्यात सोपं आहे काढणं? शेवटचं उत्तर आलं ना स्टुडंट्स, v1 बार मायनस v1 बार है ना. स्वतःतून स्वतः सबट्रॅक्ट केलं तर झिरो वेक्टर येईल ना, राईट. स्वतःतून स्वतः सबट्रॅक्ट केलं तर झिरो वेक्टर येईल. तर शेवटच्याचं आन्सर आलं झिरो. झिरो बार. चेंज इन वेलॉसिटी इज झिरो बार, म्हणजे मॅग्निट्यूड इज झिरोच आहे त्याचं. ठीक आहे. आता बाकीचे तीन प्रश्नांसाठी काळजीपूर्वक बघा. मी एक कलर चेंज करतोय आणि राईट साइड मध्ये काहीतरी लिहत आहे. तुम्ही माझ्यासोबत ऍग्री होता का बघा. आपण ईस्ट डायरेक्शनला आय कॅप म्हणून घेऊ, एक्स ऍक्सिसचं युनिट वेक्टर, आणि नॉर्थ डायरेक्शनला जे कॅप बघून घेऊ, किंवा वरच्या डायरेक्शनला असं जे कॅप देत आहे. आय कॅप आणि जे कॅप हे युनिट वेक्टर्स दोन दिशांमधले. तिसऱ्याची गरज नाही याच्यामध्ये. सर्कल एकाच प्लेन मध्ये राहणार, त्याच्यामुळे तिसऱ्या के कॅपची गरज नाही आहे. तर काय मी v1 बारला असं लिहू शकतो स्टुडंट्स, की जी त्याची v स्पीड आहे हे मॅग्निट्यूड झालं आणि डायरेक्शन आय कॅप आहे. ईस्ट डायरेक्शन आहे म्हणजे आय कॅपची डायरेक्शन आहे. v1 बारची डायरेक्शन आय कॅप आहे. पण v2 बारची डायरेक्शन काय आहे स्टुडंट्स? v2 बारचे मॅग्निट्यूड vच आहे, कारण सगळ्यांची स्पीड सेम आहे. पण डायरेक्शन जे कॅप आहे. डायरेक्शन जे कॅप आहे. v3 बारची पण स्पीड तीच आहे. v4 बारची पण स्पीड तीच आहे, पण डायरेक्शन बदलत आहे. कोणी सांगेल मला v3 ची स्पीड का कोणत्या डायरेक्शनला आहे? v3 स्पीड डायग्राम मध्ये बघा कोणत्या डायरेक्शनला आहे. व्हेरी गुड नागनाथ. मायनस आय कॅप. आयच्या उलट्या म्हणजे मायनस आय कॅप डायरेक्शनला. कोणी सांगेल v4 कोणत्या डायरेक्शनला आहे वेलॉसिटी? v4 कोणत्या डायरेक्शनला आहे डायग्राम मध्ये बघा. v4 कोणत्या डायरेक्शनला दिसतंय? v4 दिसतंय मायनस जे कॅप. व्हेरी गुड साक्षी, पार्थ, ओंकार, करेक्ट. मायनस जे कॅप डायरेक्शनला दिसतंय. ठीक आहे स्टुडंट्स. अच्छा, v ची व्हॅल्यू प्रश्नात दिलेली आहे. युनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड. ओके, 10. तर v ची व्हॅल्यू 10 पुट करून टाकू. तर हे आलं 10 आय कॅप, दुसरं आलं 10 जे कॅप, तिसरं आलं मायनस 10 आय कॅप, आणि चौथं आलं मायनस 10 जे कॅप. आता आपण उत्तर काढूया स्टुडंट्स. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर काय? v2 बार मायनस v1 बार. v2 बारची व्हॅल्यू पुट करा, 10 जे कॅप मायनस v1 बार आहे 10 आय कॅप. दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर काय राहील? v3 मायनस v1. v3 आहे मायनस 10 आय कॅप मायनस 10 आय कॅप. आणि तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे v4. v4 म्हणजे मायनस 10 जे कॅप मायनस 10 आय कॅप. ठीक आहे. okay. इथपर्यंत ठीक आहे स्टुडंट्स? इथपर्यंत पण ठीक आहे. आता डायग्राम बघा. प्रत्येकाचे एक डायग्राम काढूया. 10 जे मायनस 10 आय. 10 जे म्हणजे कुठे होईल? जे म्हणजे खाली. 10 जे आलं खाली आणि मायनस 10 म्हणजे आलं लेफ्टला. तर हा टोटल वेक्टर होऊन जाईल असा स्टुडंट्स, दिस वेक्टर. ठीक आहे. हे 10 लेंथ खाली जे कॅप मध्ये, सॉरी 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 रब इट. 10 जे कॅप म्हणजे 10 जे कॅप म्हणजे कुठे येईल? 10 जे कॅप म्हणजे वर येईल. 10 जे कॅप म्हणजे वर येईल, जे वरती आहे आपला. तर 10 जे कॅप वेक्टर असा 10 लेंथचा वर येईल आणि मायनस 10 आय कॅप मुळे 10 लेफ्टला येईल. या दोघांना आपल्याला ऍड करायचं आहे, म्हणजे हे 10 रूट 2 येईल स्टुडंट्स. स्क्वेअरची साईड आन्सर 10 रूट 2 मॅग्निट्यूडचा येईल है ना. डायगोनल जो आहे तो मॅग्निट्यूड काय येईल? 10 रूट 2 येईल. डायगोनलची लेंथ काय येईल? 10 रूट 2 येईल. आणि डायरेक्शन कोणती येत आहे? डायरेक्शन आपल्याला येत आहे नॉर्थ आणि वेस्टच्या मध्ये. ही वेस्ट डायरेक्शन आहे, ही नॉर्थ डायरेक्शन आहे. तर 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. हे आलं आपल्या पहिल्या प्रश्नाचा आन्सर. येस.
करेक्ट स्टुडंट्स, हे आलं आपल्या पहिल्या प्रश्नाचा आन्सर. दुसऱ्या प्रश्नाचा आन्सर खूप सोपं आहे. -10 दोन्ही आय कॅप आय कॅपच आहेत, तर आय कॅप आय कॅप होऊन जाईल -20 आय कॅप. -20 आय कॅपला काय म्हणू आपण? इट इज मीनिंग इज 20 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट डायरेक्शन. मायनस आय कॅप म्हणजे वेस्ट डायरेक्शन. हे आलं दुसऱ्या प्रश्नाचं आन्सर. कळतंय का विद्यार्थ्यांनो? तिसरा मी तुमच्यासाठी सोडतो, लिहून घ्या इतका. तिसरा मी तुमच्यासाठी सोडतोय. तिसऱ्याचं उत्तर तुम्ही काढणार, मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. मी अर्ध्यापेक्षा जास्त सॉल्व करून दिलाय, पुढे तुम्ही करून घ्या. व्यवस्थित लिहून घ्या स्टुडंट्स नोट्समध्ये. माझ्यासारखी तुम्हाला इतकी आडवी जागा खूप मोठी नसेल तर तुम्हाला खाली लिहावं लागेल तुमच्या पेजवरती. तर व्यवस्थित ॲरो करून कोणत्या प्रश्नाचं कुठे उत्तर लिहिताय असं केअरफुली व्यवस्थित करा. तिसऱ्याची डायग्राम काढून तुमचं उत्तराची मी वाट बघणार आहे. तुम्ही लोकांनी तिसऱ्याची डायग्राम काढायची आणि मला मॅग्निट्यूड किती आहे आणि दिशा कोणती आहे हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला मला सांगायच्या. ऋषिकेश, व्हेरी नाईस ट्राय, व्हेरी गुड ट्राय. मॅग्निट्यूड करेक्ट आहे, पण डायरेक्शन अमृताची परफेक्ट आहे. अमृताची डायरेक्शन परफेक्ट आहे. साऊथ वेस्ट किंवा वेस्ट साऊथ, साऊथ वेस्ट जनरली त्याला म्हणतात. येस, निश्चित, श्रवण अँड ऋतुज, परफेक्ट आन्सर्स. व्हेरी नाईस. आन्सर विल बी 10√2 मीटर पर सेकंड इन साऊथ वेस्ट डायरेक्शन. आणि चौथ्याचं उत्तर ऑलरेडी आपण काढलं. चौथ्याचं उत्तरच 0 मीटर पर सेकंड येत आहे, तर मग त्याला काही डायरेक्शनची गरज नसतेच. नो डायरेक्शन स्टुडंट्स. ओके, 0 लेंथ वाल्या वेक्टरला काही डायरेक्शन नसते स्पेशल, नो डायरेक्शन. त्याला काही दिशेची गरजच नाही. जेव्हा चेंज 0चा आहे तर 0 लेंथच्या गोष्टीला कुठे डायरेक्शनच नसते. इट हॅज नो डायरेक्शन. कॅन यू प्लीज एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ थर्ड वन? ओके बेटा, नेक्स्ट पेजवर डायग्राम ऑफ नेक्स्ट वन. तर थर्ड प्रश्नाचं आपलं उत्तर आलं होतं V4 बार मायनस V1 बार. सॉल्व करून त्याला तर -10 जे कॅप -10 आय कॅप. यालाच तुम्ही लिहू शकता डायग्राम मध्ये अशा प्रकारे. डायग्राम मध्ये हे वाय ऍक्सिस, हे एक्स ऍक्सिस. सॉरी, विल ड्रॉ इट लिटल सिस्टमॅटिकली. If you have such y-axis and this is x-axis, so where is -10j? 10 लेनचा खालचा वेक्टर, -10j, हा 10 लेनचा खालचा वेक्टर, आणि -10 आहे म्हणजे 10 लेनचा लेफ्टला वेक्टर. ठीक आहे, हे दोन वेक्टर टेल टू टेल जॉईन केले, त्यांचा पॅरलोग्राम कंप्लीट केला, जो की इथे स्क्वेअर बनतोय, आणि त्याचा रिझल्टंट दाखवला अशा प्रकारे. हा रिझल्टंट आला. तर लेंथ काय आली? 10√2. आणि डायरेक्शन काय आली? ही साऊथ डायरेक्शन असते, ही वेस्ट डायरेक्शन असते, म्हणजे ही आली साऊथ वेस्ट. साऊथ वेस्ट डायरेक्शन. ऋषिकेश is saying, sir, I took I cap positive. हा, ते चुकलं ना बघ, कारण I cap
निगेटिव्ह घेऊन जाणार आहे बेटा. बघा वरती आपल्या प्रश्नात आलाय सॉल्व्ह करताना आपल्या याच्यात -10 आलाय, तर ते तुम्हाला मायनसच घ्यावं लागेल काळजीपूर्वक. ओके चल येस प्रीवियस राईट. Done students? Any other doubts anyone has from anywhere you have tried? Booklet you have solved or anywhere else you have solved? Any other questions you have? You can put it on the chat box also. I'll wait if you are putting question. Otherwise, पुढचं topic सुरू करतो. Resolution of vectors आपण सुरू करतो. Okay. रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर स्टुडंट्स पहिले समजून घ्या. इन स्पेस पण आपण करू शकतो आणि इन प्लेन पण आपण करू शकतो. पण रिझोल्युशनचा अर्थ काय? रिझोल्युशनची डेफिनेशन आहे इट इज अ प्रोसेस ऑफ, पहिले पूर्ण समजून घ्याल प्रत्येक शब्द ओके. प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग a vector, process of splitting a vector, process of splitting, split करणे म्हणजे तुकडे करणे, त्याचे split करणे म्हणजे process of splitting a vector into 2 or more vectors, into 2 or more vectors. Process of splitting a vector into 2 or more vectors, that is called as resolution. Resolve करणे, resolve करणे. रिझोल्युशनला म्हणूया आपण रिझॉल्व करणे. रिझॉल्व करणेला म्हणतात रिझोल्युशन. रिझॉल्व करणे, रिझॉल्व करणे म्हणजे तुकडे पाडणे. रिझॉल्व करणे म्हणजे तुकडे करणे. तुकडे पाडणे हा प्रिसाइज मराठी शब्द वाक्प्रचार आहे त्याचा. रिझॉल्व करणे म्हणजेच त्याचे तुकडे पाडणे. दिस इज द मिनिंग ऑफ रिझोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल, जसं हा एक वेक्टर आहे माझ्याकडे, हा एक वेक्टर आहे. ओके, काय मी असं लिहू शकतो की त्याचा एक तुकडा आडवा केला आणि एक तुकडा उभा केला. तर आडव्या तुकड्यातला वेक्टर आणि उभा तुकडा वेक्टर जॉईन केलं तर ट्रँगल लॉ नुसार हा फायनल रिझल्टंट बनेल की नाही? बनेल स्टुडंट्स, कळते? करेक्ट. म्हणजे हा जो माझ्याकडे येलो कलरचा वेक्टर होता त्याचे मी 2 तुकडे पाडले, डॉटेड वाले 2 तुकडे पाडले. ठीक आहे, 2 तुकडे पाडले त्याचे. ठीक आहे, तर समजा हा वेक्टरचं मी काहीतरी नाव दिलं, से पी बार आहे. तर हा तुकडा P1 बार आणि हा तुकडा P2 बार. ठीक आहे, तर इथे P1 बार, P बार इज रिझॉल्व्ड इनटू, P बार इज रिझॉल्व्ड इनटू म्हणजे त्याचे तुकडे केले आहे. कोणते तुकडे केले आहेत त्याचे पार्ट्स? P1 बार अँड P2 बार, हे दोन त्याचे तुकडे केले आहेत. याचाच अर्थ P1 बार आणि P2 बार दोघांना ऍड केलं तर मला काय मिळाला पाहिजे? P बार मिळाला पाहिजे. दॅट इज द मिनिंग ऑफ त्याचे तुकडे करणे. दिस इज अ सिंपल मिनिंग ऑफ रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक आहे, रिझोल्युशन ऑफ वेक्टरचा हा सिंपल अर्थ आहे. ठीक आहे. अच्छा, आता हे जे तुकडे पडतात, हे जे 2 or more vectors असतात, they are called as components. त्यांनाच त्याचे तुकडे म्हणजेच कंपोनंट, त्याचेच पार्ट्स आहेत, त्याचेच तुकडे आहेत, म्हणून त्याला कंपोनंट्स म्हणतात.
तिथे P1 बार P2 बारला आपण म्हणू शकू कंपोनंट्स ऑफ P बार. कंपोनंट्स ऑफ P बार. P बारचेच दोन कंपोनेंट आपण केलेले आहेत. त्यातल्या त्यात मी P1 बार आडवा आहे तर त्याला अजून आपण असं नाव देऊ शकतो. P1 बारला म्हणू शकतो आपण हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवा. इट इज हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. आणि P2 बार मी कसा दाखवलाय? उभा दाखवलाय. म्हणून P2 बारला म्हणता येईल व्हर्टिकल कंपोनेंट. P2 बारला म्हणता येईल व्हर्टिकल कंपोनेंट. इथपर्यंत काही समजण्यामध्ये डाऊट आहे? लिहायचं नाहीये सध्या, लिहायला मी नंतर वेळ देणार आहे. इथपर्यंत कोणत्या शब्दात डायग्राम मध्ये काही डाऊट आहे की समजलंय? इज इट क्लिअर? टाइप इफ इट इज क्लिअर लेट मी नो दॅट इट इज क्लिअर. इथपर्यंत मी दोन वेक्टर मध्ये तुकडे पाडण्याचं उदाहरण दिलंय. ठीक आहे, दोन वेक्टर मध्ये तुकडे पाडण्याचं उदाहरण दिलंय. ठीक आहे. डेफिनेशन इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर, म्हणजे तुकडे पाडणे वेक्टरचे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेक्टर मध्ये एकाचे तुकडे पाडणे. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग. ठीक आहे, तुम्ही डायग्राम मध्ये दोन याच्यामध्ये स्प्लिट करणे म्हणजे पण तुकडे करणे. स्प्लिटिंग म्हणजे तुम्ही कशाला कापणे, तुकडे करणे, त्याला स्प्लिट करणे. इथे एका वेक्टरचे दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेक्टर्स मध्ये तुकडे पाडणे, या प्रक्रियेला, या प्रोसेसला म्हणतात रिझोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक आहे, अजून एक डायग्राम दाखवू का स्टुडंट्स? अजून एक डायग्राम बघूया. तुम्हाला वाटलं दोन पेक्षा जास्त कसे पाडता येतील? वेल, हा P बार आहे. ओके, मी एक तुकडा असा पाडला. ठीक आहे, एक तुकडा असा केला काहीतरी आणि एक तुकडा असा केला. हे पण चालेल स्टुडंट्स. P1 बार, P2 बार, P3 बार. कारण की तुकड्यांचा अर्थ काय की ते तिघं मिळून ओरिजिनल बनायला पाहिजे. तर इथे P1 बार पॉलिगॉन लॉ नुसार P1 बार प्लस P2 बार प्लस P3 बार हे हेड टू टेल जॉईनच सगळे. तर यांचं उत्तर येणार आहे P बार. म्हणून परत झाले हे P1 बार, P2 बार, P3 बार काय झाले? तिन्ही झाले कंपोनंट्स ऑफ P बार. तीन पार्ट झाले, तीन तुकडे झाले इथे P बारचे. ठीक आहे, इथे तीन तुकड्यांमध्ये पाडलं, वेगळे तीन तुकडे केले. त्या डायग्राम मध्ये मी वेगळे तुकडे केले होते, या डायग्राम मध्ये वेगळे तुकडे केले. येस, मोर दॅन 3 ऑल्सो. यू कॅन स्प्लिट इन 4 ऑल्सो, 5, 6, 7, any number of vectors you can split. You can split in 10 vectors also, 100,000 vectors also, as many as you want, right? तो बऱ्याच याच्यामध्ये करू शकतो. क्लिअर आहे? ठीक. अच्छा, अजून एक वाक्य मी लिहिणार आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला लिहायला देणार. इफ अ वेक्टर, समजून घ्या, इफ अ वेक्टर इज रिझॉल्व्ड इनटू, म्हणजे त्याचे तुकडे केलेत. इफ अ वेक्टर इज रिझॉल्व्ड इनटू म्युच्युअली परपेंडिक्युलर वेक्टर्स, mutually perpendicular vectors, then those parts are called rectangular components. rectangular components. रेक्टँग्युलर शब्द परपेंडिक्युलर साठी येते. तर या डेफिनेशन मध्ये दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. परपेंडिक्युलर वेक्टर्स मध्ये जर केलं तर इथे हे यांना म्हणायचं रेक्टँग्युलर कंपोनेंट. ज्या काही मध्ये तुकडे केले, जर ते तुकडे सगळे एक दुसऱ्यांना परपेंडिक्युलर असतील, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतील, तर त्यांना म्हणायचं रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, आपली सगळ्यात उजवीकडची डायग्राम बघा. P1 आणि P2 मी परपेंडिक्युलर दाखवले, एक आडवा एक उभा. P1 आणि P2 आर परपेंडिक्युलर आहेत. ठीक आहे, तर हे दोन्ही जे आहेत हे आहेत रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स. यांना म्हणता येईल रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स. ठीक आहे, पण काय हे दुसऱ्या डायग्रामचे लोक
एक दुसऱ्याला परपेंडिक्युलर आहेत का? नाही. सो दे आर नॉट रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स. दे आर नॉट रेक्टँग्युलर. ओके, जे तिघाची मी डायग्राम काढली आहे, दे आर नॉट रेक्टँग्युलर, दे आर नॉट परपेंडिक्युलर, म्हणून दे आर नॉट रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स. ठीक आहे. जितके पण वेक्टर्स तुम्ही मध्ये पार्ट केले, 2 असो, 3 असो किंवा जास्त असो, ते सगळे एक दुसऱ्यांना जर परपेंडिक्युलर असतील तरच त्यांना आपण रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स म्हणायचं. ओके, जे की 2 असू शकतात किंवा 3 असू शकतात. 3 पेक्षा जास्त रेक्टँग्युलर कंपोनेंट नसतात स्टुडंट्स. रेक्टँग्युलर कंपोनेंट नसू शकतात. ओके, 3 पेक्षा जास्त रेक्टँग्युलर कंपोनेंट नसू शकतात. ओके, प्लेन, इन प्लेन तुम्हाला किती रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स मिळू शकतात? इन प्लेन यू विल गेट 2 रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स. मॅक्सिमम 2 तुम्ही घेऊ शकता. आणि इन स्पेस यू कॅन टेक मॅक्सिमम 3 रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स. अप टू 3 रेक्टँग्युलर कंपोनेंट्स तुम्ही घेऊ शकता. 3 पेक्षा जास्त गोष्टी सगळ्या एक दुसऱ्यांना परपेंडिक्युलर इम्पॉसिबल आहे स्टुडंट्स. तुम्ही इमॅजिन करून घ्या, 3 पेक्षा जास्त गोष्टी या एक दुसऱ्यांना अशा परपेंडिक्युलर अशा राहूच शकत नाही. हे बघा, डायग्राम बघा. ठीक आहे, मी जे इमेज दाखवताय वेब कॅमेरावरती बघा, जिथे माझा फेस तुम्हाला दिसत तिथे बघा. यू कॅन सी माय हँड. So in this hand right now you can see 3 vectors perpendicular to each other, right? 3 vectors are perpendicular to each other. 3 vectors are perpendicular to each other. 3 fingers I am showing which are perpendicular to each other. 3 fingers are perpendicular to each other. Can you put another finger which will be perpendicular to all of them? Try it yourself. It is impossible. सगळ्यांना परपेंडिक्युलर असं फोर्थ फिंगर यू कॅनॉट पुट. यू कॅनॉट पुट अ फोर्थ लाईन, फोर्थ सेगमेंट विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस. तर 3 पेक्षा जास्त रेक्टँग्युलर कंपोनंट नसू शकतात. साधे कंपोनंट किती असू शकतात, पण 3 पेक्षा जास्त रेक्टँग्युलर कंपोनंट नसू शकतात. ओके, ठीक आहे, लिहून घ्या स्टुडंट्स. राईट डाऊन दिस. Everyone finished? Okay, I'll wait a minute. Finish it.
हो गया ईशान, ओंकार। चलो, अच्छा, अब आपको ये याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, बार बार हम लिखे जा रहे हैं बहुत दिनों से, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ऐसे तीन टुकड़े हम करते हैं। ठीक है, ऐसे तीन टुकड़े हम जनरली वेक्टर्स के करते हैं। तो क्या ये स्टूडेंट्स आई कैप और जे कैप और के कैप वाली चीजें आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है? हाँ, होती है। आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स वाई जेड एक्सिस तो हर एक दूसरे को परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। मतलब ये ही एग्जाम्पल हो गया थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस होंगे, ऑब्वियसली एक सिंगल प्लेन में नहीं होंगे ये तीन नो स्पेस में होंगे। तो जो हमने बोला कि तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पॉसिबल है, इसी का ये एग्जाम्पल है। और इसको हम ऐसे भी लिखते थे स्टूडेंट्स, कल आपको याद होगा डायरेक्शन कोसाइन लिखा था तो पी एक्स को लिखा था पी कॉस अल्फा, पी वाई को लिखा था पी कॉस बीटा, और पी जेड को लिखा था पी कॉस गामा। पी जेड को लिखा था पी कॉस गामा। इस तरीके से ये हो गया 3D में, आई एम सॉरी, 3D में मतलब स्टूडेंट्स स्पेस में हो गया। अच्छा, अपने सिलेबस में दिया हुआ है कि सिर्फ 2D के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमको देखने, नीट के सिलेबस में लिखा है सिर्फ 2D के। okay? तो स्पेस के बदले सिर्फ प्लेन के देखना है, तो कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स? मैं ले रहा हूं एक्स वाई एक्सिस वाला प्लेन, एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं, मतलब जेड एक्सिस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर जेड एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? पी बार को सिर्फ पी एक्स आई कैप लिखूंगा और पी वाई जे कैप लिखूंगा, कोई के कैप की टर्म ही नहीं आएगी। तो ये पी एक्स आई कैप और पी वाई जे कैप ये कितने हो गए? दो हो गए। तो ये हो गए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कहाँ हुए? ये स्पेस में हुए क्या? नहीं, सिंपल प्लेन के अंदर ही हो गए, एक प्लेन के अंदर ही हो गए। अच्छा, इनको मैं क्या लिखूंगा? इनको मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, इनको लिखूंगा इक्वल टू पी कॉस अल्फा आई कैप प्लस पी कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, के कैप की टर्म नहीं आएगी। और डायग्राम कैसे बनने वाली है? डायग्राम बनेगी इस तरीके से, यहाँ पे ये वेक्टर जो है इसकी लेंथ अगर p है, ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, y एक्सिस के साथ के एंगल को हम बीटा बोलते थे। तो आपका यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल ये लेंथ हो गई p cos अल्फा, और ये लेंथ हो गई p cos बीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस डायग्राम में अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इस डायग्राम में? सब लोग एक ही प्लेन में है, सब लोग प्लेन के अंदर है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इस डायग्राम के अंदर? 90 डिग्री होगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर लेंगे हम। तो 90 डिग्रीज अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे। तो क्या मैं ऐसा लिखूं स्टूडेंट्स, बीटा को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये चीज आप मानते हो? अच्छा, तो फिर cos बीटा हो जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। क्या स्कूल लेवल से आपको फॉर्मूला याद है? cos 90 डिग्री माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या है? cos 90 डिग्री माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या है? cos 90 डिग्री माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या है? स्कूल में सीखा होगा।
30 से 60 की वैल्यू निकालते थे, 60 से 30 की वैल्यू निकालते थे, तो नहीं पता। अरे बाप रे, स्कूल में ये नहीं पता। आई वंडर कैसे नहीं पता, ये चीज तो पता होती है स्कूल में। स्कूल में पता होती है, किसी और को नहीं पता है, किसी और को याद नहीं आ रहा है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अल्फा करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, सच्ची नहीं पता। ओ डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस था, अच्छा। अरे बाप रे, सिलेबस से डिलीट किया, एग्जाम्स भी नहीं हुई, तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा होता साइन अल्फा। सिंपल फॉर्मूला है, cos 90 डिग्री माइनस अल्फा इज sin अल्फा। देयरफॉर इस पर्टिकुलर डायग्राम में cos बीटा बन यहाँ पे बन गया sin अल्फा। और एक फाइनल चीज मैं लिखूंगा इस वजह से, p बार का फॉर्मूला में लिखूंगा, यहाँ देखना स्टूडेंट्स, p cos अल्फा i कैप प्लस p cos बीटा जो आया था, ठीक है, p cos अल्फा वैसा का वैसा लिखा, p cos बीटा जो आया था, अभी cos बीटा के बदले में लिख दूंगा sin अल्फा। ओके, साइन अल्फा लिख दूंगा। ये हो गया इसका 2D रिजोल्यूशन, प्लेन के अंदर का रिजोल्यूशन। ये हो गया इसका सिंपल प्लेन के अंदर का रिजोल्यूशन। ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम x कंपोनेंट, ये वाला x कंपोनेंट बोलेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे। और ये जो दूसरा है p साइन अल्फा वाला, इसको बोलेंगे y कंपोनेंट, मतलब ही वर्टिकल कंपोनेंट। सिंपल सिंपल। पिछले वाले में तीन तीन लोग आए थे, एक एक्स कंपोनेंट भी था, एक था वाई कंपोनेंट था, और एक था जेड कंपोनेंट। यहाँ पे कोई जेड कंपोनेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट ही आ रहे हैं। ऑल क्लियर? तो मैं डायग्राम में भी लिख लूं, डायग्राम में भी जो p cos बीटा आया था वहीं पे मैं लिख रहा हूँ p साइन अल्फा भी लिखेंगे, cos बीटा ही साइन अल्फा होगा वहां पे। चलो कॉपी। ओके नाइस, ये अच्छी स्पीड है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नागनाथ, इशिता, अमृता, ऋषिकेश, प्रिया, वेरी गुड स्पीड। आधा एक मिनट रुकते हैं, किसी का बाकी होगा उनके लिए। आदित्य भी डन, ओमकार भी डन,
वेदांत भी डन, प्रतीक्षा, ईशान ऑल्सो डन, अनुजा भी डन, तनिष्क भी डन. ओके चलो, अब आपके बुकलेट से सवाल दिखाओ इस पे. आई विल शो यू सम क्वेश्चंस व्हिच वी विल बी डूइंग ऑन दिस. आज उठाते हैं इंजीनियरिंग बुकलेट. स्टार्ट ओपन कर रहा हूं मैं. पेज नंबर बताता हूँ इंजीनियरिंग बुकलेट का. पेज नंबर नेट थोड़ा स्लो चल रहा था स्टूडेंट्स यहाँ का. आई चेंज इट टू माय डेटा. अभी मेरे डेटा से चल रहा है. आवाज आ रही है अभी? क्लियर है? ओके ठीक है. आई सेड पेज नंबर 24 पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है. इंजीनियरिंग बुकलेट जिनके पास है हार्ड कॉपी वो खोलेंगे पेज नंबर 24. 24 पेज नंबर 24. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के उस पे सवाल दिखेंगे. ओके. I will give some of those question on the board also. Yes. ये सब रिजोल्यूशन के सवाल है. क्या पहले दो सवाल बहुत आसान है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर दे वेरी इजी? क्या मैं आपसे को पूछूं पहले का जवाब, तो क्या मुझे चैट पे ही आप 1 मिनट के अंदर जवाब दे दोगे? मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे इसका? देखते हैं कितने लोग 1 मिनट के अंदर जवाब देते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आधा मिनट हुआ स्टूडेंट्स. 30 सेकेंड्स मोर टू गो. पहले का जवाब मैं चैट बॉक्स पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे. कांट सी स्क्रीन कुछ भी. अरे बाप रे, सरप्राइजिंग. चलो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड बाकी. एक्चुअली 5 सेकेंड बाकी है. देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है और सही आता है.
वेरी गुड। आदित्य राउत तक सही जवाब है। प्रतीक्षा, सुशील, अनुजा, ऋषिकेश, तनिष्क, साक्षी, इन लोगों का सही जवाब है। नागनाथ का सबसे पहले सही जवाब आया था। वेरी गुड स्टूडेंट्स। रूट 14 इज अ परफेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं है उसमें। रूट 14 इज अ परफेक्ट आंसर। चलो, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही थी उनको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, सेकेंड वन में एक कैप पूछा है, क्या सेकेंड का जवाब आप निकाल के दे सकते हो? अगेन 1 मिनट में, 1 मिनट फ्रॉम नाउ। सेकेंड के जवाब के लिए 1 मिनट फ्रॉम नाउ। हर एक के लिए सवाल है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एवरी स्टूडेंट। दीज आर इजी इजी क्वेश्चंस। 60 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। एक कैप आपको फाइंड करना है। एक कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन ए का डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। चलो डन, टाइम 1 मिनट इज ओवर। कितने लोगों का जवाब आया है? अरे अभी अभी साक्षी का आया और उसके पहले श्रेयस का आया। बस ये लोगों का ही जवाब सही है। उसके पहले नागनाथ का आया सबसे पहले एक्चुअली। चलो वेरी गुड, दिस 3 स्टूडेंट्स गिव द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। बाकी लोगों ने मैग्नीट्यूड का जवाब निकाला। स्टूडेंट्स, सवाल क्या पूछा है देखिए बोर्ड पे ध्यान से। एक कैप का जवाब निकालना है। क्या आपको याद आ रहा है? किसी भी का कैप का मतलब होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, पूरे को डिवाइडेड बाय 5 आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसा अलग करके भी लिख सकते हैं। 3/5 मतलब 0.6i कैप और 4/5 मतलब 0.8j कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरे को डिवाइडेड बाय 5 चाहिए। तो तीनों लोगों ने जिन्होंने सही जवाब दिया वो भी अगर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्या, ताकि वो सिर्फ जे का है ऐसा नहीं लगे। 4j/5 नहीं है, पूरे चीज को 3i+4j पूरे का होल डिवाइडेड बाय 5 है। okay? चलो C1 C2 हो गया। और एक सवाल मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं जिसका आप लोग 1 मिनट में जवाब फाइंड करेंगे। C5 ट्राई कीजिए। योर 1 मिनट स्टार्ट फ्रॉम नाउ। C5 क्वेश्चन। लास्ट 10 seconds। ओके, 3 जवाब आए हैं हमारे पास। 4 जवाब, अब देखते हैं इनमें से कितने जवाब सही है। ये 10 आपका बाहर है कि अंदर है?
रूट के अंदर है 10 की बाहर है? तीन लोगों ने जिन्होंने रूट 11/10 बोला है, तो वो 10 के रूट के अंदर है कि बाहर है? हाँ, ये इशिता का जवाब परफेक्ट लग रहा है। बाकी तीनों का अगर अंदर है तो गलत है। नागनाथ का अगर अंदर रूट है, रूट के अंदर 10 है, तो वो गलत जवाब है। बाहर होगा तो सही जवाब है। देखो बताता हूं कैसे। फिफ्थ क्वेश्चन में आप यूनिट वेक्टर है तो किस तरीके से करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 1 ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ पूरा रूट के अंदर किसका स्क्वायर? 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 1। देयरफॉर क्या होगा? 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगले स्टेप कैलकुलेशन करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा 0.11। तो सी स्क्वायर 0.11 आएगा, तो सी क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस रूट ऑफ 0.11, ऐसा आंसर आएगा। okay? या तो किसी की इच्छा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर को 0.11 मतलब 11/100। तो उस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाय 10 बाहर आएगा बेटा। 100 का रूट 10 बाहर आएगा। रूट के अंदर 11/100 आएगा, रूट के बाहर लेंगे तो 100 का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही जवाब है, ये दोनों सही जवाब है। ये रूट वॉज ओनली फॉर 11। ऋषिकेश का रूट अगर सिर्फ 11 का था तो सही है। निशिकांत का जवाब गलत है। निशिकांत के दोनों जवाब गलत है। ना ना ना, अनुजा का बाहर था तो अनुजा का सही था जवाब। ठीक है, अपना अपना जवाब करेक्ट कर लीजिए, कुछ गलती की होगी आपने तो। दैट इज अबाउट C5। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आपसे C7। C7 का मैं पोल लूंगा, आधे मिनट का सिर्फ पोल रहेगा वो। इजी सवाल है ये भी। ABCD आपको सिलेक्ट करना है। योर 30 सेकेंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। करेक्ट जवाब लीड कर रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट जवाब दिया है। टाइम इज अप, टाइम इज अप। ए ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने बी सी भी टाइप किया है, वो गलत जवाब हो गया है। कैसे ए सही है स्टूडेंट्स? देखो ना, +2 न्यूटन दिया है तो एक्स कंपोनेंट +2 है, लेकिन वाई कंपोनेंट -3 बोला है ना, वो माइनस है। राइट, -3 है तो यहाँ पे भी -3 नहीं आएगा। सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। माइनस किसी के ध्यान से नहीं रहा होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन टिक किया होगा। थर्ड तो बकवास है। थर्ड जिन्होंने लिखा वो लोगों को फेल करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन तो कुछ मतलब नहीं बनता। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर्स। ओके, सेकेंड ऑप्शन किसी ने गलती से लिखा, वो माइनस साइन पे ध्यान नहीं दिया था, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ध्यान होना चाहिए। और फर्स्ट ऑप्शन ही सही जवाब। अब मैं चाहता हूं आपसे C4 क्वेश्चन। One of the rectangular component is this. Find the other rectangular component. ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ अभी। ये सवाल इतने आसान नहीं है, मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। देखिए C4 का मैं सॉल्व करके देता हूँ। इट इज लाइक, देखो कितने एक बात आप बता दो, ये सवाल में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे कि 3 होंगे? 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे कि 3 होंगे? 2 ही होंगे, है ना, क्योंकि एक ही दिया है और एक निकालने का बोला है।
एक तो पूरी वेलोसिटी है, मान लो मैं उसको v बोल देता हूँ, ओके। तो इसका एक कंपोनेंट को मैं मान लो vx बोल देता हूँ, तो मुझे vy फाइंड करना है। v की वैल्यू 60 है, vx की वैल्यू 30 दी है, तो मुझे vy फाइंड करना है मान लो। अच्छा, हमने लिख चुके v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, है ना। px में लिखा था, या p के बदले v है, वेलोसिटी का v यूज कर रहा हूं मैं। तो तीन, लेकिन यहाँ पे तीन कंपोनेंट है ही नहीं ना, तीसरा वाला कंपोनेंट है ही नहीं स्टूडेंट, इस सवाल में दो ही है, ठीक है। अच्छा, तो स्क्वायर कर दूं मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ओके, आगे देखो स्टूडेंट्स, v की वैल्यू 60 पुट करते हैं, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। देयरफॉर करो कैलकुलेशंस, करो कैलकुलेशंस। क्या आ रहा है, वी वाई स्क्वायर का आंसर आ रहा है 2700, तो वी वाई का आंसर आ जाएगा रूट 2700। रूट 2700 को लिख सकते हैं 10 रूट 27, और 27 में और 9 थ्री जार कर देंगे तो 3 रूट 3, तो 30 रूट 3। यूनिट क्या था सवाल में, ध्यान से देखना, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये आया अपना आंसर। बहुत अच्छे, मैंने निकालने से पहले ही दो लोगों ने टाइप कर चुके थे सही जवाब। यस, गुड। लिख लो, लिख लो बाकी स्टूडेंट्स। C4। चलो अब करेंगे C3, क्वेश्चन C3। Find the XY components of a 25 मीटर displacement at an angle of 210 डिग्री with the X axis anti clockwise। सवाल को उठा के मैं लेता हूं अगले पेज पे, अगले पेज पे ले लेते हैं, इस सवाल को उठाते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। 210 डिग्री विद द एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स। क्या आप लोग डायग्राम को मेरे ये समझोगे? पहले मैं एक्स वाई एक्सिस निकाल रहा हूँ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। 210 डिग्री घूमना मतलब समझते हो क्या होता है? ये यहां से 90 डिग्री इतना हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और 90 आगे जाऊंगा तो 180 डिग्री यहां तक पहुंचेगा। 210 के लिए 180 से और कितना एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा? 180 डिग्री प्लस और कितना एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा 30 डिग्रीज जाना पड़ेगा। मतलब और एक्स्ट्रा 30 डिग्रीज जाने के बाद, और एक्स्ट्रा 30 डिग्री जाने के बाद 210 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या आप समझ रहे हो, ये दिशा की बात कर रहे हो, जहां पे यहां से एक्स्ट्रा का एंगल 30 डिग्री बनेगा,
और ये आपकी 25 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज 25 मीटर्स। ये सवाल में दिया है कि 25 मीटर जा रहे हो आप, ओरिजिन से 25 मीटर जा रहे हो 210 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको समझी, क्लॉक के उल्टा डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो ये है अपना वेक्टर, मान लो p बार, ये है अपना वेक्टर p बार। क्या आपको डायग्राम में ये इतना समझ आया स्टूडेंट्स? ये मैंने ऐसे रेक्टेंगल बना दिया, ये ऐसा रेक्टेंगल बना दिया, तो ये जो होगा वो px लेंथ होगी और ये जो होगा वो py लेंथ होगी। ठीक है, py लेंथ होगी। x एक्सिस के साथ एंगल है अपना 30 डिग्रीज, यहाँ पे 30 डिग्रीज एंगल है स्टूडेंट्स। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो, p बार को मैं लिखूंगा p cos अल्फा, p cos अल्फा इन निगेटिव y डायरेक्शन है स्टूडेंट्स। वो x कंपोनेंट जो है निगेटिव y डायरेक्शन में है ना, तो माइनस आई कैप लिखूंगा। और p साइन अल्फा वो भी निगेटिव डायरेक्शन में है, इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में वो भी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको लिखूंगा माइनस जे कैप। जहां पे मैं अल्फा के बदले डायरेक्टली क्यों ना लिख दूं 30 डिग्रीज, यहाँ पे मैं 30 डिग्रीज लिखना चाहता था, राइट? ये 30 डिग्री है, तो p cos 30 डिग्री माइनस आई कैप और p sin 30 डिग्री माइनस जे कैप। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये जवाब भी कुछ लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? इस स्टेप तक सबको क्लियर है क्या? बताइए, ये कहाँ से आया? आज हमने लिखा नहीं, कॉस अल्फा साइन अल्फा वाली चीज लिखी, बॉक्स करी थी स्टूडेंट्स। मैं दिखाऊं आपको, पिछले पेज पे देखो ग्रीन कलर में लिखा था, ये पेज पे सबसे नीचे आपको दिख रहा है पी कॉस अल्फा आई कैप पी साइन अल्फा जे कैप, है ना, बट इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा था। अब इस वाली डायग्राम में निगेटिव आ रहा है, आपको दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव आना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव आना चाहिए, इसीलिए माइनस साइन है। अच्छा चलो, वैल्यूज पुट करें। टोटल लेंथ जो है वो 25 है, cos 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस आई कैप, और ये वैल्यू है फिर से 25, ये वैल्यू है साइन 30 डिग्री हाफ, और ये वैल्यू है माइनस जे कैप। तो आंसर ये आ रहा है स्टूडेंट्स, -25√3/2 आई कैप और -25/2 जे कैप। ठीक है, तो ये आया अपना x कंपोनेंट, ये आया x कंपोनेंट और ये आया अपना y कंपोनेंट, ये दो है। चलो, हो गए स्टूडेंट्स, डन।
बताइए मुझे होने के बाद। इट इज डन। डायग्राम अच्छे से बनाई होगी आपने। फिर एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये होमवर्क दे दो स्टूडेंट्स, ये होमवर्क दे देता हूँ ताकि मैं एक लास्ट सब टॉपिक छोटा सा है और जो है कुछ पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। एक ही अच्छा क्वेश्चन अपना बस बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, C6 नंबर क्वेश्चन। तो आप C6 घर से करके लाइए, कोशिश कीजिए। नाइस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। नहीं आया तो आप कल मुझे पूछेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट पेज पे अब मैं लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर along another vector। आप समझ लीजिए फिर मैं कॉपी करने को दूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ये कैसे निकालते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका, समझ लीजिए स्टूडेंट्स। कोई भी एक वेक्टर है, समझ लो p बार, ओके, ये p बार वेक्टर, और कोई दूसरा वेक्टर है, कोई दूसरा वेक्टर है q बार, कोई दूसरा वेक्टर है q बार, उन दोनों के बीच में का एंगल है थीटा। मैं नाम दोनों के थोड़े से उल्टे पुल्टे करना चाहता हूँ डायग्राम में। इस वाले को मैं p बार बोलना चाह रहा हूँ अभी, और इस वाले को मैं q बार बोलना चाह रहा हूँ। जब आपको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ p बार ऑन q बार, ऑन q बार या तो अलोंग q बार, ऐसे शब्द इस्तेमाल होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ p बार अलोंग q बार, तो इसका क्या मतलब है पता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले q पे आपके पूरी लाइन ड्रॉ करनी है और इमेजिन करना है कि ऐसा लाइट आ रहा है, q के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर ऐसा लाइट आ रहा है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। अगर ऐसे लाइट आ रहा है तो शैडो आएगी क्या स्टूडेंट्स, कहीं पे सावली पड़ेगी क्या, शैडो आएगी क्या, क्योंकि पी बार रास्ते में आ गया, पी बार रास्ता अटका देगा, तो ये थोड़ा सा लाइट जो है वो नीचे पड़ेगा नहीं, कुछ लाइट नीचे नहीं पड़ पाएगा। आ रही बात समझ में। तो शैडो कितनी बनेगी स्टूडेंट्स, क्या मैं ये रेड कलर से दिखा दूं, क्या आपको समझ आ रहा है। इतनी यहाँ पे शैडो गिरेगी, ये इतनी शैडो होगी यहाँ पे, इतकी सावली पडेल, शैडो म्हणजे सावली पडणार है। यस, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। सो इज इक्वल टू ये लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ दिस शैडो, ओके। और एक वर्ड इस्तेमाल होता है, कभी कभी आपको पूछते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार अलोंग क्यू बार। वेक्टर प्रोजेक्शन, सवाल में एक ही वर्ड ऐड किया है, वेक्टर वर्ड ऐड किया है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है स्टूडेंट्स पता है, ये शैडो वाले वेक्टर को क्यू की ही डायरेक्शन देके एरो कर देना है, तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर शैडो में बोलूंगा उसको, ठीक है, वेक्टर शैडो, वेक्टर शैडो। इस वेक्टर की दिशा क्या रहेगी, इस वेक्टर की दिशा क्या रहेगी, क्यू के जैसी दिशा रहेगी, सेम डायरेक्शन। इस वेक्टर शैडो की दिशा भी आपको क्यू के दिशा जैसे देना है, सेम डायरेक्शन एज क्यू बार। अलोंग क्यू बार लेना है, शैडो किस पे गिरी, क्यू पे गिरी, तो क्यू की डायरेक्शन उसको दे देंगे, तो उसको वेक्टर प्रोजेक्शन बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है, ये बात सिंपल है, बताओ। अच्छा गुड। अब क्या कोई मुझे ये लेंथ ऑफ शैडो का कोई फॉर्मूला बना के देगा, क्या ये शैडो की लेंथ पी के लेंथ के बराबर होगी क्या, पी के लेंथ के बराबर होगी क्या, पी बार की जो लेंथ होगी पी, क्या उसके बराबर शैडो होगी, नहीं, उससे छोटी होगी ना स्टूडेंट्स। पी के लेंथ से, पी तो हाइपोटेनस है ट्रायंगल में, तो शैडो की लेंथ छोटी होगी स्टूडेंट्स, शैडो की लेंथ छोटी होगी, ठीक है।
क्या Q के बराबर होगी? नहीं, Q भी डिफरेंट लेंथ का है, तो Q के बराबर शैडो नहीं है, शैडो भी उसका छोटा हिस्सा है। अच्छा, P बार माइनस Q बार, सोचा अच्छा है। गुड थॉट नागनाथ, आई अप्रिशिएट योर थॉट। इट्स नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर, इट्स नॉट द एग्जैक्ट आंसर, बट सोच बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद आई। अच्छा, मैं आपको करेक्ट आंसर के लिए वापस एक बार ये ऐसे डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूँ। देखना, करेक्ट आंसर निकालने के लिए वापस मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पे शैडो की लेंथ, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मुझे बताइए, शैडो इज अ एडजेसेंट साइड एंड P इज अ हाइपोटेनस, तो शैडो डिवाइडेड बाय P करेंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कौन सा आएगा? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा आता है? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा आता है? कॉस थीटा, परफेक्ट। टैन बेटा नहीं आता, टैन इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है। ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है आपको, इसके बिना ये चैप्टर नहीं जमता। तो कॉस थीटा इज शैडो अपॉन P हो जाएगा। तो क्या मैं लेंथ ऑफ शैडो लिख दूं? P है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेंथ ऑफ शैडो का फॉर्मूला क्या मैं P cos थीटा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? हाँ या ना? हाँ या ना? यस, ठीक है। और ये जो वेक्टर शैडो है स्टूडेंट्स, वेक्टर शैडो जो है उसका क्या लिखूंगा? उसकी लेंथ होगी P cos थीटा, लेकिन उसको दिशा किसकी मिली? Q की मिली, तो बाजू में लिख दूंगा Q कैप। दिशा देने का काम यूनिट वेक्टर किया करता है, तो ये Q कैप, ठीक है। P cos थीटा हुआ इसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी लेंथ, और Q कैप ने उसको दी डायरेक्शन Q वाली डायरेक्शन देने का काम उसने किया। इज इट क्लियर? इस स्टेप तक लिखिए, बाकी अगले पेज पे आएगा, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग लास्ट चीज है, रिजोल्यूशन में ही आप इसको मान सकते हो। प्रोजेक्शन नाम से एक छोटे से कुछ क्वेश्चन इसके आपके बुकलेट में मिलेंगे। शुरू है, लास्ट 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, पौने 5। ऍडव्हान्स पेपर मध्ये आयटीचे 2 क्वेश्चन पाहिजे, पॅसेजचे 2 पॅसेजचे 2 क्वेश्चन ठाकूर साहेबांनी दिले। अच्छा, टाकलं मेसेज कोणत्या सिलेबसचे विचार? चलो डन स्टूडेंट्स, दिस स्टेप तक डन एवरीवन? ओके ओके ओके, आई विल वेट, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अभी, ओके। याचेच फॉर्म्युले मी परत लिहितो, आता समजणं तर झालं की काय आहे म्हणून। आता फॉर्म्युलीला अजून वेगळं रूप देणार आहे आपण। प्रोजेक्शन ऑफ P बार अलॉंग Q बार म्हटलं, याचा फॉर्म्युला आला होता आपला P cos थीटा। याचा फॉर्म्युला आला होता P cos थीटा। बघा मी याला कसं लिहू शकतो का? PQ cos थीटा लिहून टाकलं आणि Q ने डिवाइड केलं, तर वर आणि खाली QQ कॅन्सल होऊन वापस P cos थीटाच मिळणार, करेक्ट? सो दिस कॅन ऑल्सो बी रिटन एज लाईक दिस। तर यालाच लिहू शकतो आपण P बार डॉट Q बार डिवाइडेड बाय Q। P बार डॉट Q बार है ना, PQ cos थीटा काय असतं? P बार डॉट Q बार, सो P बार डॉट Q बार डिवाइडेड बाय Q असे लिहू शकतो। आणि मला सांगा, Q बार डिवाइडेड बाय Q ला काय लिहू शकतो मी? Q बार डिवाइडेड बाय Q ला काय म्हणतात? टाइप इट, समवन विल गिव यू द करेक्ट, मी द करेक्ट आंसर। Q बार डिवाइडेड बाय Q ला काय लिहू शकतो? Q कॅप, परफेक्ट, युनिट वेक्टर होऊन जाईल, तर Q कॅप।
ठीक आहे. तर हा पण झाला एक सोपा फॉर्म्युला. ठीक आहे, डॉट प्रॉडक्टच्या टर्म्स मध्ये प्रोजेक्शनचा. ठीक आहे. आणि दुसरा अजून एक बघून घ्या, वेक्टर प्रोजेक्शनचा. वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार अलॉंग क्यू बार. वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार अलॉंग क्यू बार. याचा फॉर्म्युला ग्रीन रंगात आपण मागच्या पेजवर लिहिला होता, पी कॉस थिटा इंटू क्यू कॅप. त्यातल्या त्यात पी कॉस थिटालाच आपण सध्या असा वर फॉर्म्युला बनवलाय. तर कॅन आय राईट इट देन, पी बार डॉट क्यू कॅप इंटू क्यू कॅप. ठीक आहे, हा झाला वेक्टर प्रोजेक्शनचा फॉर्म्युला. यालाच बऱ्याच पुस्तकांमध्ये अजून थोडस चेंज करून लिहितात कधी कधी, बघून घ्या. कोणी कोणी मुद्दामून पुस्तकांमध्ये तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी क्यू कॅपला परत लिहितील क्यू बार डिव्हायडेड बाय क्यू इंटू क्यू कॅप, असंही लिहिणं बरोबर आहे. अच्छा, कोणी असंही म्हणेल पी बार डॉट क्यू बार डिव्हायडेड बाय क्यू, आणि बाहेरच्या क्यू कॅपला आपण लिहून देणार क्यू बार डिव्हायडेड बाय क्यू. म्हणजे हा फॉर्म्युला दिसायला कसा बनेल, पी बार डॉट क्यू बार खाली क्यू क्यू चा बनला क्यू स्क्वेअर आणि बाहेर क्यू बार. हे त्याच फॉर्म्युलाशी मी वेगवेगळे खेळ केले बघा. तुम्हाला कोणताही यातला ऑप्शन आला तर यायला पाहिजे. लक्षात फक्त बॉक्स मधलं जे आहे ते ठेवा, स्टार केलेलं जे आहे तेच फक्त लक्षात ठेवलं तर चालेल. पण तुम्हाला हे सगळं कन्व्हर्शन एक दुसऱ्यांमध्ये खेळ खेळता यायला पाहिजे. डिफरंट व्हेरिएशन्स ऑफ द सेम फॉर्म्युला. डिफरंट व्हेरिएशन्स ऑफ द सेम फॉर्म्युला. गुड. लिख लो, लिख लो. हाँ सर, मैं डेटा पे चला रहा हूँ ये, क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो गया था, बीच में नेट चला गया था, आवाज बंद हो गई थी. नहीं पार्थ, पिछली स्लाइड दिखाना अभी मुश्किल है. वी आर एट द एंड ऑफ द लेक्चर. तो अभी मुझे एक इस पे सवाल तो लेना पड़ेगा. बुकलेट के ही सवाल लेते हैं, बुकलेट का सवाल उठाते हैं. अच्छा, एक और बात लिख लो स्टूडेंट्स, एक ही शब्द, प्रोजेक्शन शब्द के बदले कंपोनेंट शब्द भी बुक में इस्तेमाल करते हैं. तो प्रोजेक्शन का भी एक सिनोनिम है कंपोनेंट. ओके, प्रोजेक्शन को भी कंपोनेंट बोलते हैं. ये दोनों समानार्थी शब्द है, सिनोनिम्स है. ओके, प्रोजेक्शन भी कंपोनेंट बोल सकते हैं. ये जो अभी अभी हमने पढ़ा प्रोजेक्शन, उसको भी आप कंपोनेंट करके भी बोल सकते हो. अब मैं ले रहा हूं एक सवाल मेडिकल वालों से, नहीं तो मेडिकल वाले नाराज हो जाएंगे, सर आज आप इंजीनियरिंग बुकलेट से सवाल लिया, आपने मेडिकल बुकलेट से सवाल ही नहीं लिया. तो अपना आज का ये सवाल हम सिलेक्ट करेंगे मेडिकल बुकलेट के ब्रेन टीजर एक्सरसाइज. दैट इज सेकेंड एक्सरसाइज, ब्रेन टीजर एक्सरसाइज, दैट इज सेकेंड एक्सरसाइज. उसका क्वेश्चन नंबर 12. ब्रेन नहीं, ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, सॉरी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोजेक्शन से संबंधित. ब्रेन टीजर का क्वेश्चन है, किसी को मिल गया स्टूडेंट्स तो टाइप करो प्रोजेक्शन वाला सवाल. किसी को मेरे पहले अगर दिख गया मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट नाम से अगर आपको वो क्वेश्चन दिख गया है ब्रेन टीजर में, तो वो मुझे बताइए. 42 नंबर स्टूडेंट्स, चलो मुझे मिल गया 42 नंबर क्वेश्चन.
I'll take it on the board for everyone to see. A वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। Yes, this is it. What is component of this along this? ठीक है, तो ये एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के इस पे पूछ रहे हैं। ये वेक्टर को मैं बोल दूं, पहले वेक्टर को मैं बोल दूं p बार फॉर एग्जांपल, तो दूसरे को मैं बोल दूंगा q बार। ओके, अच्छा, कंपोनेंट क्या ऑप्शंस में स्केलर है कि वेक्टर है? क्या ऑप्शन में स्केलर है कि वेक्टर है? क्या ऑप्शंस में स्केलर्स है कि वेक्टर्स है? अरे ऑप्शन में आई जे नहीं दिख रहा है क्या हमको? आई जे दिख गया मतलब यूनिट वेक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स। वो आई जे मतलब वेक्टर है, मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं? वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन में वेक्टर्स है मतलब वेक्टर प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं। अब क्या है अपना फॉर्मूला वेक्टर प्रोजेक्शन का? लेटेस्ट फॉर्मूला देखा हमने, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार अलोंग क्यू बार क्या होता है? पी बार डॉट क्यू कैप लिख दीजिए यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप। क्यू बार निकाल के देगा कोई मुझे? क्यू बार निकाल के देगा, i प्लस जे को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्या है i प्लस जे का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट से निकालिए। i प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या है? रूट में क्या आएगा? i प्लस जे का खुद का मैग्नीट्यूड, मतलब q की वैल्यू, q बार को q से डिवाइड करेंगे। i प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या आता है? यहाँ पे q बार इज दिस, तो जल्दी जल्दी बताइए q क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब q क्या होगा? √2 होगा। ये √2 हो जाएगा। चलो √2 हो जाएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट आई तो 3 into 1 हो जाएगा, प्लस जे जे वाली टर्म एक साथ तो 4 into 1 हो जाएगा, और नीचे बचेगा √2 into √2। अच्छा, और बाहर बच रहा है आई कैप प्लस जे कैप, सबसे बाहर में है आई कैप प्लस जे कैप। तो क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए, 3 और 4 7, √2 into √2 2, आई कैप प्लस जे कैप। वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, डन विद द सिलेबस, थरोली डन विद द सिलेबस। कल बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमको, ठीक है? वेक्टर्स की आप बोलेंगे तो, और आपके बुकलेट से प्लीज ट्राई कीजिए। आप लोग डाउट्स जो आएंगे ग्रुप पे डाल के रखिए, ताकि सबके डाउट्स एक साथ रेडी रहेंगे, तो कल फटाफट अपन डाउट्स ले पाएंगे आपके। चाहे आपके यूनिट्स के डाउट हो, डायमेंशंस के कोई डाउट हो, या वेक्टर्स के कोई डाउट हो, कल आप मुझे पूछ लीजिए। कुछ चीज रिवाइज करके चाहिए तो कल वो चीज रिवीजन भी हम ले लेंगे। हमारे पास एक दिन पूरा एक्स्ट्रा का मिल रहा है बिफोर द टेस्ट, तो हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर? डायमेंशंस भी रिवाइज कर दें? बिल्कुल मैं करा दूंगा आपको। अगर क्लास में आप पूछेंगे अभी कल, तो आप डायमेंशन का कौन सा पार्ट आपको रिवीजन चाहिए, या कुछ शॉर्टकट्स मेरी तरफ से बताने हैं, तो मैं आपको, देखो आज ही मैंने डायमेंशन रिवाइज करा है आपके बैच, सुबह वाली बैच को आपको दिखा दूं। देखिए बोर्ड पे डायमेंशन रिवाइज किया। देखो t इज इक्वल टू 2π√L/g का क्वेश्चन किया। ये देखो डायमेंशंस किए, अलग अलग मेडिकल बुकलेट्स हमने डायमेंशन रिवाइज किए, है ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कौन कौन डायमेंशन लेस होता है, उसके एप्लीकेशन, अलग अलग कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये सब डायमेंशन रिवाइज किए। यूनिट का कन्वर्शन भी किया, वगैरह वगैरह। वी डिड सो मेनी थिंग्स। आपके बैच में भी कुछ भी आपको रिवीजन चाहिए उसकी, कल मुझे मांग लीजिए। ओके, चलो, सी यू सेम टाइम टुमारो। बाय स्टूडेंट्स। यार ये आंधी तूफान मैंने देखे तभी आते हैं जब मेरा 4:30 बजे लेक्चर, ठीक है? हर हफ्ते बेटा मेरे को
नहीं आपको नहीं कह रहा मैं सचमुच में कह रहा हूँ। जब मेरा मेरा 4:30 बजे क्लास शुरू होगी, मतलब ये तो आप लोगों ने नोटिस किया है क्या? और बेटा मैं तो बड़ा मतलब एक तो मुश्किल से हमें क्लासेस मिलती हैं फाउंडेशन की, और उसके ऊपर से आंधी तूफान आ जाता है उसी वक्त आ जाता है। खैर मुझे ये बताइए कि आपको अब रियलाइज हुआ ना कि ये सब टफ नहीं है? यस और नो? यस और नहीं है? और बेटा मैं मैं आपको मेरा भरोसा करो मेरे ऊपर, सारे सवाल ऐसे ही वो तो आप पहली बार देख रहे हो तो टफ लगेगा ना यार। अभी पढ़ो दोबारा से कॉपी को, फिर से अटेम्प्ट करो, फिर जब डाउट जो फाइनली क्रिएट होंगे वो अच्छे डाउट्स माने जाएंगे, अदरवाइज ऐसे तो आपको आपको लगेगा कि सब ठीक है। आज हम लोग न्यूटन लॉ शुरू कर देते हैं, ठीक है? और डोंट वरी, यहाँ जो डाउट होगा मैथमेटिक्स में जितने पूछोगे उतने बता देंगे, लेकिन पहले पढ़ लो दोबारा से एक बार और चांस है, ठीक है? और क्वेश्चंस मत देखिए पहले कॉपी। मैथमेटिक्स हार्डेस्ट नहीं है, बट काइनेमेटिक्स इज द फाउंडेशन। काइनेमेटिक्स अगर आपको आ गया बेटा तो फिजिक्स आ गया।